अरे भैया बहन, आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, हमने पहले देखा है और सुना है कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों में जो अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें पैदा की, उन्होंने अपने यहाँ तरह तरह के संघीय व्यवस्था लागू किया। लेकिन ज़रा आप विचार कीजिए और सोचिए कि भारत जैसे विशाल देश में यह काम कितना कठिन होगा, कितना मुश्किल होगा, जहाँ पर बहुत सारी भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों के लोग एक साथ रहते हैं। हमारे देश में सत्ता के साझेदारी का व्यवस्था क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, आइए हम आपको बताते हैं। संविधान में शुरू में ही बताया गया है, कहा गया है कि यह एक बहुत दुखद और रक्त रंजित विभाजन भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और तब जो है भारत को आज़ादी मिली थी। आज़ादी के समय से अनेक स्वतंत्र रजवाड़े जो है भारत में आकर धीरे धीरे विलीन हो गए, भारत में आकर मिल गए। भारतीय संविधान ने भारत के राज्यों का संघ घोषित किया और संघ घोषित करने के बाद जो है यह अपना कार्य आगे की ओर बढ़ाया। देखिए, आपको हम बता रहे हैं कि संविधान से ही हम शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था हमारे यहाँ है कि ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन सिद्धांतों का हम चर्चा करेंगे, बताएंगे। जैसे हम आपको बताए कि भारत का निर्माण जो हुआ भारत और पाकिस्तान के दुखद बंटवारे के साथ हुआ। भारत को उस समय आज़ादी मिली। उसके बाद बहुत सारे छोटे बड़े जो रजवाड़े थे वो भारत में विलीन हो गए। भारतीय संविधान भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। संघीय व्यवस्था जिन 7 विशेषताओं के आधार पर हुआ है, जो हम कल की वीडियो में उसका जिक्र किए थे, बताए थे, उस वीडियो को आप लोग पुनः देखिएगा और पुनः देखने के बाद आप समझ जाइएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या करना है। आप देख सकते हैं कि सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधान पर लागू होती है। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया। संघ सरकार, जिसको हम केंद्र सरकार भी कहते हैं, और राज्य सरकार, यानी 2 स्तर की सरकार की व्यवस्था जो है भारत में की गई। एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार की व्यवस्था भारत में की गई थी। बाद में हम पंचायत और नगरपालिका के रूप में संघीय शासन व्यवस्था का एक तीसरा स्तर इसमें जोड़ा है। तीसरे स्तर की सरकार एक हम बनाए हैं। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी तीनों स्तर के शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं और अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र के कारण यह कार्य होता रहता है। देखिए, संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो कानूनी अधिकार है, उस कानूनी अधिकार को 3 हिस्सों में बांटा गया है, 3 सूचियों में बांटा गया है। ये कौन कौन सी सूचियां हैं? पहले आपको बता दें, संघ सूची। संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, कौन कौन से विषय उसमें लाए जाते हैं,
इसको आपको जानना है। देखिए, संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों पर एक तरह की नीति की ज़रूरत पड़ती है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में रखा गया है और इन संघ सूची में रखे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, क्योंकि पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की ही नीति की ज़रूरत पड़ती है। इस संघ सूची में वर्तमान समय में 97 विषय को रखा गया है। इसमें 97 विषय हैं अभी वर्तमान समय में। दूसरा आता है राज्य सूची। राज्य सूची क्या है, इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? राज्य सूची में भी बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। इसमें पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। इन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार के पास है। केवल राज्य सरकार इस पर कानून बना सकती है। इस पर कोई दूसरा व्यक्ति कानून नहीं बना सकता। इसमें अगर देखें तो टोटल 66 विषय आते हैं। 66 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। और तीसरा स्तर है समवर्ती सूची। इस समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकारी जैसे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकार की साझेदारी से मिल करके कानून बनाए जाते हैं। यानी समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों सरकार मिल करके कानून बनाती है। इन दोनों विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार को है। अब है कि इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही है। लेकिन जब दोनों के कानून में टकराव हो तो अगर किसी विषय पर कानून बनाने के लिए दोनों में टकराव हो जाए तब क्या होगा? तो उस परिस्थिति में केवल केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी और वही कानून मान्य भी होगा। उसी के द्वारा बनाया गया कानून भी मान्य होगा। एक सवाल और आता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते, जो विषय इसमें से किसी सूची में नहीं आते, उनका क्या होगा? फिर जिस समय यह कानून बना, जन संघ सूचियाँ बटी, उस समय कंप्यूटर नहीं आया था, तो इसलिए कंप्यूटर को किसी भी सूची में शामिल नहीं किया गया है। न वह संघ सूची में है, न राज्य सूची में है, न समवर्ती सूची में है। तो फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय जिसके अधिकार क्षेत्र में आएंगे, इस पर कौन कानून बनाएगा? तो जो कोई भी विषय इन तीनों में से किसी सूची में शामिल नहीं है, उस पर केवल कानून बनाने का अधिकार आपको केंद्र सरकार को है। उस पर केवल कानून केंद्र सरकार ही बना सकती है। इसके अलावा कोई कानून नहीं बना सकता। हमने ये भी देख लिया कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी जो है संघीय व्यवस्था है, जो उसके साथ चलने वाली जो इकाइयां हैं, उन सभी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। लेकिन भारतीय संघ ने सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहीं दिए हैं। कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा भी प्राप्त है। भारत सरकार ने कुछ विशेष राज्य का दर्जा दिया है। जैसे अभी जम्मू और कश्मीर, ये तो दोनों 370 धारा हटने के बाद ये आपको केंद्र शासित प्रदेश में बट गया है। लेकिन पिछले साल यानी 2019 तक, अगस्त 2019 के पहले तक जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था
और जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। अब वह जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश में बट गया है, जिसका अपना संविधान है। पहले था, अब अपना संविधान नहीं है। वह भारत के ही संविधान अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है। पहले इस जम्मू और कश्मीर में विधानसभा को अनुमति बगैर भारतीय संविधान के कई प्रावधान को लागू नहीं किया जाता था, लेकिन अब जब से ये केंद्र शासित प्रदेश बना है तब से ये सभी प्रावधान लागू है। इस राज्य के अस्थायी निवासी के अतिरिक्त पहले कोई वहाँ जमीन नहीं खरीद सकता था, लेकिन नहीं, अब वहाँ पर भारत का अगर नागरिक है तो वह जा कर के जम्मू और कश्मीर में ज़मीन खरीद सकता है, रह सकता है, बस सकता है, कोई रोजगार कर सकता है। भारत के कई अन्य प्रदेश के लिए भी ऐसे ही विशेष प्रावधान किए गए हैं। जो बहुत सारे प्रदेश हैं, भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है। वैसे छोटे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते हैं, ताकि उनका छोटा प्रांत है, वो स्वतंत्रता आज़ादी नहीं बन पाए हैं। उन्हें किसी मौजूद प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। जैसे आपको हम बता दें चंडीगढ़ हो गया, जैसे हम आपको बता दें लक्षद्वीप हो गया, जैसे हमारे देश की राजधानी क्षेत्र दिल्ली हो गया, उसी प्रकार से पांडिचेरी हो गया। तो ये सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं और इन सभी केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का पहले अधिकार नहीं है। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार ही इन राज्यों के शासन को चलाती है। अब देखिए, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकार के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान भी नहीं है। अकेले संसद चाहे तो इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती है। किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से मंजूरी लेना पड़ता है, उसे पास करवाना पड़ता है। फिर कम से कम आधे राज्यों की, जितने हमारे देश में राज्य हैं उसके आधे राज्यों की विधानसभाओं से इसे मंजूरी लेनी पड़ती है, और इसे मंजूरी लेने के बाद तो अब जो है हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। संवैधानिक प्रावधानों कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख, ये जो संवैधानिक प्रावधान हैं और कानून क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका सबसे अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये क्या उसकी भूमिका है भाई? शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद नहीं हो, इस हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। ये दोनों न्यायालयों को अधिकार है सरकार चलाने, अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करने के लिए जरूरी जो राजस्व की उगाही करना है उसके संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने का अधिकार प्राप्त है। हमारे देश में जो अधिकार है उसको 3 सूचियों में मुख्य रूप से बांटा गया। प्रथम संघ सूची, द्वितीय राज्य सूची और तृतीय समवर्ती सूची। इन 3 सूचियों में बांट करके और उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र और राज्य सरकार को है। लेकिन अपने देश में अब एक तीसरे स्तर की सरकार बन गई है जिसको हम पंचायत, नगर निगम या नगर पालिका या स्थानीय निकाय के नाम से हम जानते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार से लेकर के इस प्रांतीय नगर निकाय को दे दिया गया है। उस पर नगर निकाय कानून नहीं बनाता, लेकिन उसको अपने स्तर से सारे कार्यों को संपादित करता है। तो आज के लिए इतना ही।
आपको हम बता देते हैं, एक प्रश्न बोल देते हैं, इसको आप लिखेंगे। सबसे पहला है कि संघ सूची क्या है। दूसरा क्वेश्चन है राज्य सूची क्या है। और तीसरा क्वेश्चन है समवर्ती सूची क्या है। इन तीनों प्रश्नों को हल करेंगे और अपने फेयर कॉपी में इसका उत्तर लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।